सकते हैं properly? If there is any problem, please let me know in chat box. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Can you hear me properly? Yeah, that's good. Yeah, hi Suraj, hi Sankalp. Hope you have a very good evening. We'll wait for another 1 or 2 minutes to join all the members. So any question from earlier lecture, or if you do not understand any concept, or if you are finding difficulty, please let me know so that I can cover it up again, or we'll go through it. अगर आपको कोई भी मुश्किल है, डिफिकल्टी आई है किसी कंसेप्ट समझने में, तो फिर से उसे दोहरा सकते हैं. हाय समीर. I think we started with laws of motion, right? This is the big chapter. और उसके बाद हम अभी पढ़ रहे थे स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. Let me share my screen. So 1 minute is over. So I'm not sure anyone is going to join or not, but we will start our lecture. So can you see my screen? क्या आप मेरी screen देख सकते हैं? That's good. So yeah, last time, if we remember, we started with stable and unstable neutral equilibrium. Then we went through another concept like center of mass, where we tried to understand that we know that uh, that every body is made up of small particles, right? So instead of like if we want to calculate the force, so it's a bit difficult. Uh, let me present again. I think there is some issue. So can you see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? So let me share it again. I think क्या अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, that's good. Yeah. So yeah. So we started with this center of mass concept. We know that न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तो आपको पता ही है कि हम एक फोर्स, एक पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? लेकिन अगर हम पूरी बॉडी को कंसिडर करेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मासेस. सो हर एक पार्ट अपनी तरफ से फोर्स या मास अप्लाई, मास वेट अप्लाई करते हैं. So it's very difficult to calculate. So instead of that, we assume, or we come up with this new concept which is called center of mass, जहाँ हम पूरे मास, मतलब जितना भी बॉडी का मास है वो एक ही पॉइंट से एक्ट हो रहा है, ऐसा हम समझते हैं. ओके. सो मतलब इट्स नॉट लाइक, मतलब center of mass is very good concept. So it helps us to understand the concept of अगर हम इक्विलिब्रियम समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ह्यूमन बॉडी, राइट? एंड आई एम नॉट वेरी गुड ड्राइंग टीचर, बट सपोज ह्यूमन बॉडी है, तो उनका
जो अगर ही इज स्टैंडिंग दिस बॉडी, ओके, सो ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सो समवेयर में भी नेवल या चेस्ट के आसपास वो सेंटर ऑफ मास एक्ट होता है, या सेंटर ऑफ मास है, राइट, मतलब वहां से उसकी बॉडी वेट एक्ट हो रही है, ऐसा हम समझते हैं। सो आप देख सकते हैं ग्राउंड से जो सेंटर ऑफ मास है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, अगर दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, ओके। सपोज वही पर्सन अगर इज इन स्लीपिंग पोजिशन, अगर सो रहे हैं, जैसे हम बेड पे डेली हम सोने जाते हैं तो वी टेक इट दिस पोजिशन, राइट। सो यहाँ कैसे है, सेंटर ऑफ मास इधर से एक्ट हो रहा है, राइट, अगेन इट इज सेम पोजिशन बट नाउ वी आर स्लीपिंग, सो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ से एक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम हो गया, राइट, सो दिस डिस्टेंस इज लेस। तो इससे क्या होता है, अगर हम स्लीपिंग पोजीशन में हैं, सो हमें बैलेंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, हम लोग इस पोजीशन से गिर नहीं सकते, या यू नो देर इज दिस इज मोर स्टेबल पोजीशन। वेर एज इन स्टैंडिंग पोजीशन हम गिर सकते हैं, हम हमें हमें कुछ भी हो सकता है। सो स्टैंडिंग के बाद अनदर पोजीशन इज लाइक सिटिंग पोजीशन, राइट। हम अगर बैठे हुए हैं, सो वहां हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड इज एट लेसर डिस्टेंस देन स्टैंडिंग पोजीशन, सो हम बैठे हुए भी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू स्टैंडिंग पोजीशन से, राइट। सॉरी। सो इस प्रकार से हमारे बैलेंसिंग एक्ट के लिए हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो आप कहेंगे अरे ये तो मतलब किस मतलब हाउ हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस। सो अगर हम किसी रोबोट को डिजाइन कर रहे हैं, राइट, सो रोबोट को आपको पता ही है, अगर ह्यूमनाइड या मतलब ह्यूमन जैसे दिखने वाले रोबोट या ह्यूमन के हाइट वाले रोबोट बनाने हैं, सो यू कैन थिंक ऑफ हाउ मच डिफिकल्ट it to balance that big standing robot itself, you know। और अगर आप YouTube पे देखोगे तो there are a lot of research is going on in this area like how to balance। so balancing के लिए एक आप पूरे मतलब आपका करियर कर सकते हैं, इतना बड़ा वो फील्ड है, you know। so this center of mass concept and then force acting through that center of mass, how to balance that। अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम टाइम भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अगर टाइम के साथ ये फोर्स चेंज हो रहा है तो कैसे उसका हम मेजरमेंट करेंगे एंड हाउ टू बैलेंस दैट फोर्स। सो एक बड़ा रिसर्च फील्ड है। जस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स, सो आई आई थॉट दैट आई शुड शेयर that experience with you। So this is the center of mass concept, so it is very important in that field। अभी तो हम बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, जहां हम we will try to understand how to calculate the center of mass for different shapes, right। so यहाँ एक different uniform symmetric objects के shape दिए हैं। तो ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हाउ center of mass for different three-dimensional body or two-dimensional figures, where exactly center of mass we should consider। हम कहाँ वो center of mass को consider करना चाहते हैं, right। so अगर ये देखिए हेमिस्फेरिकल शेल है या सॉलिड हेमिस्फेयर है, तो जैसे अभी ये डिस्टेंस, राइट, r/2 है और यहाँ 3r/8 है। so which distance is less, this, right। ये as compared to this is less distance, so हमें क्या मिलेगा यहाँ, more stability, right, when it is acting on the if we consider this as a ground, okay। so इस प्रकार से हम सेंटर ऑफ मास को वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि लास्ट लेक्चर में हाउ हाउ दिस शेप्स एंड देयर center of mass, exactly where it acts,
we can. This formula is directly given here, but through mathematics and through some physics principle, we can calculate how 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 this 2r by pi comes or 4r by 3 pi comes. This value comes out, right? So ये अगर आप एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सब मेंशन्ड है, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास. So there are some integration and derivative methods, वहां से भी आप calculate कर सकते हैं. For simple shape it's very easy, but for as we go for any complicated shapes, it becomes necessary to use the different tools like integration, differentiation, which you are studying in the 11th maths, right? So हमने last time जो E structure है, तो E structure को अलग अलग स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करके उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था, राइट? वेयर इज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास फॉर दिस टाइप ऑफ शेप. सिमिलरली फॉर थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म हॉलोस्फियर्स, मतलब 3 डिफरेंट प्रकार के हॉलोस्फियर्स लिए, फिर उनका हमने मास, प्रोपोर्शनली मास क्या होता है वो कैलकुलेट किया हर एक का, एंड देन फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर 3 डिफरेंट बॉडीज that we have calculated last time, right? So xc, yc. Okay, so then we went through this body where this is two-dimensional shape, from where we are cutting this small circle, right? यहाँ से हम छोटा सा circle निकाल रहे हैं, तो where will exactly center of mass will be? तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था. सो इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास जो अभी तक हमने पढ़ा, तो वहां से हमने क्या देखा कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? सो सेंटर ऑफ मास से हमेशा फोर्स अप्लाई होता है. तो अभी लेट्स सी, सो उस सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, राइट? रिजल्टेंट वेलोसिटी और the whatever the velocities we want to calculate through that center of mass. So हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी तक हमने वहां से क्या एज्यूम किया था, फोर्स एक्ट होगा, जैसे बॉडी वेट है या किसी भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ से एक्ट होते हैं. सो वो सेंटर ऑफ मास से हमने कैलकुलेट किए. सो अभी क्या करना है, हमें वेलोसिटी देखना है. अगर सपोज देर आर डिफरेंट पार्टिकल्स एंड ईच इज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देन हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. So let's v1, v2, vn be velocities of system of point masses. So हमारे पास different masses है, जैसे m1, m2, m3 ऐसे different masses है. So अभी for मतलब हम जो डिस्क्रीट है, मतलब ये डिफरेंट है, लेकिन इनको जैसे अभी ई स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया था, राइट? तो उसी को हम कंसिडर करते हैं. यहाँ डिफरेंट शेप, डिफरेंट मासेस है, तो m1, m2 इस प्रकार से, m1, m2 ऐसे डिफरेंट मासेस है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, अभी पूरे सिस्टम का जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो अगेन द मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंगे, उसको समेशन करेंगे. दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अगेन समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, जैसे एम आई वी है. एंड डिनोमिनेटर में हमने पता है ईच बॉडी का मास अगर हम समेशन कर लेंगे तो पूरे बॉडी का एक कलेक्टिवली मास आ जाएगा. सो MIVI is nothing but we know that this is linear momentum. So resultant linear momentum divided by total mass is equal to velocity of center of mass. Okay, so x, y and z component of v bar can be obtained similarly. So यहाँ हम x, y और z component भी उसके calculate कर सकते हैं, because velocity is we know vector quantity, right? Not scalar quantity. So मतलब फिर से मैं, I know you may be knowing this concept, but just want to revise that.
vectors which needs magnitude as well as direction. So velocity is vector, whereas scalar we need only magnitude. Okay, so velocity मतलब हम अगर ऐसा ऐसा कहते हैं कि velocity, उसकी velocity है 25, but which direction? Direction is also important. 25 मीटर पर सेकेंड है उसकी velocity, but in which direction? So direction is also important for velocity. But there are some quantities which do not require the sorry, which do not require the uh, direction. Something like we know that mass. मास कहाँ से एक्ट हो रहा है, मतलब मास की डायरेक्शन हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? मास एक्ट्स, सो मास की क्वांटिटी हमेशा हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं. सो ये अपने आई एम नॉट श्योर, मे बी अर्लियर स्टैंडर्ड में या 11th फिजिक्स के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा. सो वेक्टर v is vector quantity, so that's why we can calculate its x, y, z components because we always go in 3 dimension, right? किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 डायमेंशन चाहिए. Okay, for simplicity we can make the model of 1 dimensional or 2 dimensional for simplicity. But अगर हम किसी भी बॉडी को मतलब अगर सपोज आपके हाथ में कप है, तो कप को अगर डिफाइन करना है we should define in the x y z coordinates, right? So उस कप के हम पॉइंट्स लेंगे, राइट? सो इस पॉइंट लेंगे और हर एक पॉइंट को हम लोग x, y और z कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे. देन इफ वी जॉइन दैट पॉइंट्स, देन वी कैन गेट द कप. ओके, सो वो एक अनदर एरिया है कि हाउ टू डिफाइन एनी बॉडी इन 3 डायमेंशन. ओके, सो लेट्स सी. नाउ हमने पढ़ा कि वेलोसिटी के लिए सिर्फ हम देखते हैं अभी एक्स वाई जी कंपोनेंट्स. सो यहाँ हम सिर्फ एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट्स ऑफ वी बार कैन बी ऑब्टेन्ड सिमिलरली. सो सिमिलरली अभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो यहाँ देखिए, यहाँ अगेन हम सिमिलर एग्जांपल लेंगे. सपोज जैसे अभी सेम हम ई का एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट को अगर हम नाम देंगे M1, M2, M3, राइट, M4, सो डिफरेंट मासेस है एंड हर एक का एक एक्सेलरेशन है, राइट? सो हर एक का एक्सेलरेशन उनका प्रोडक्ट, उनका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द this acceleration of center of mass. So mass into acceleration is nothing but force. So that is D'Alembert's principle. You have come across this D'Alembert's principle, which means mass into acceleration. Okay, so mass into acceleration is nothing but resultant force. So resultant force divided by total mass. So weighted average of forces. So x, y and z components of a bar, राइट? मतलब हम लोग इस ए बार के एक्स वाई जी कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस एक्सेलरेशन. सो फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज डिस्क्रीट, राइट? डिस्क्रीट मतलब हम अलग अलग उसे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फॉर कंटिन्यूस लाइक वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर, मतलब वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? वी कांट कंसिडर दैट एज अ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कंटिन्यूस मतलब पूरा कंटिन्यूस होता है. सो अगर देखा जाए, अगर ग्राफ में हम लोग कुछ ये है डिस्क्रीट, राइट? डिस्क्रीट ग्राफ्स. और कंटिन्यूस ग्राफ क्या होते हैं? इस प्रकार से, राइट? सो हम वहाँ बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द बाउंड्री इटसेल्फ. सो इस कंडीशन में क्या है, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, राइट? सिमिलरली फॉर
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है देन वी विल गो विथ इंटीग्रेशन फॉर्मूला. So let's cover some characteristic of center of mass. So center of mass is a hypothetical point. ऐसा कोई center of mass मतलब आपको point दिखेगा एक्सरे या जो अलग अलग मेथड्स है SEM, XRD. So वो अलग अलग मेथड्स हैं to characterize the materials. तो क्या होता है कि ये मटेरियल है जो भी है हम यूज करें ग्लास है कि नहीं, तो वो देखने के लिए डिफरेंट मेथड्स है. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरे जो हम यूज करते हैं, तो उससे हम ऐसे पता नहीं कर सकते कि हाँ ये है सेंटर ऑफ मास. ओके, सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट अ हाइपोथेटिकल पॉइंट. ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है बट हाइपोथेटिकली हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट है जहां से मास ऑफ बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. पूरे बॉडी का जो मास है वहां से कॉन्सेंट्रेट होके वहां से एक्ट हो रहा है, ऐसा हम समझते हैं. सो सेंटर ऑफ मास अगेन इट इज नॉट एक्चुअल पॉइंट, इट इज हाइपोथेटिकल. हमने ये एज्यूम किया है, हमने ये सोचा है. सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन एंड नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. तो सेंटर ऑफ मास ये एक लोकेशन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे मास है, वेलोसिटी है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी है, राइट. तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है हम ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास इज लाइक लोकेशन. उसका एक लोकेशन होता है. ओके एक पॉइंट, उसका लोकेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स में. अगर हम वन डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं बॉडी तो उसमें सिर्फ एक्स होगा, टू डायमेंशनल में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगी और थ्री डायमेंशनल में एक्स वाई जी होंगे. ओके, सो इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास इज लोकेशन नॉट फिजिकल क्वांटिटी. Center of mass is a particle equivalent of given object for applying laws of motion. So ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. ओके, सो हम वहां से एक फोर्स एक्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से. सो वही उसका एक मेन पर्पस है. और इससे हमारे हम लॉज ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास. Let's go through some more. Center of mass is a point at which if the force is applied, it causes only linear acceleration and not angular acceleration. So क्या है कि सेंटर ऑफ मास से अगर हम फोर्स लगा देंगे सेंटर ऑफ मास से, suppose this is the body, force is applied, it causes only linear acceleration. Okay, so इससे क्या होगा, this body will move in this direction, right. So वहाँ इस body में acceleration आ जाएगा. So it causes only linear acceleration. Angular acceleration यहाँ से अगर center of body पे अगर force apply करते तो angular acceleration नहीं होगा, right. Not an angular acceleration. तो angular acceleration के लिए क्या है, this is different topic. Okay, if it is mentioned here we will go through that, otherwise it's something different. Okay, so जैसे linear इसके लिए center of mass है, वैसे angular acceleration के लिए भी कुछ होगा. Okay, so center of mass is located at a centroid for rigid body of uniform density. So हम uniform density जैसे हम एक क्यूब लेते हैं, right, तो उसका सेंटर ऑफ बॉडी कहाँ होगा, एग्जैक्टली सेंटर, राइट, अंदर की तरफ वो सेंटर होगा जहां से वहां से हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ऐसा एज्यूम करके बाकी सब लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड कंसिडरिंग दिस इज यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का मटेरियल है. सो देर आर टेक्निक्स वेयर वी कैन मेक न्यू बॉडी लाइक न्यू क्यूब ऑफ, मतलब हर एक लेयर्स में हम डिफरेंट डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं. देर आर मेथड्स बट या दैट्स फाइन, बट फॉर दिस फॉर दिस सेंटर ऑफ मास पर्पस वी शुड कंसिडर इट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी. अगर वो यूनिफॉर्म डेंसिटी में है देन ओनली its mass is located exactly at centroid of that rigid body. Center of mass is located at geometric center for symmetric rigid body of uniform density. अगर symmetric body है तो उसके
एग्जैक्टली सेंटर में अप्लाई होगा। सपोज हम 2 डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं और इसका ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप समझ सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब यहाँ, ओके, ज्योमेट्रिक सेंटर इज लाइक सेंटर ऑफ, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ दैट बॉडी, ओके। सो वहां से उसका सेंटर ऑफ मास हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज एज अ सेंटर ऑफ मास। Location of center of mass can be changed only by external unbalanced force. ओके, जो लोकेशन है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इसको चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स, अगर सपोज ये ऑलरेडी यहाँ है राइट सेंटर, तो अगर हम एक्स्ट्रा उसको मास ऐड कर देंगे तो इट विल चेंज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ओके। So location of center of mass can be changed only by applying the external unbalanced force. तो हमने ये unbalanced force यहाँ अप्लाई कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ वेटेड थिंग लगा दिया। So internal forces like during collision or explosion never change the location of center of mass. Okay. So अगर internal forces like during collision or explosion, okay, internal forces never change the location of center of mass. So इंटरनल फोर्सेस जो भी एक्ट होते हैं उसके कारण कभी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ मास। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे पोजीशन करता है। जैसे अभी हम एक शेप कंसिडर करते हैं, सो अगर इस तरफ ज्यादा वेट है राइट, देन सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड। सो जनरली, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरफ ज्यादा है, अभी यहाँ हमने ज्यादा मास लगा दिया तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ चला गया। अगर हम यहाँ बहुत बड़ा दूसरा कुछ यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट दिस साइड। So this way, center of mass always keep changing, right? However, to describe its location, we may use coordinate system. So हम different coordinate system use करते हैं for uh, this considering the position of center of mass. तो यहाँ हम suitable origin भी consider करते हैं. In statistical terms, the center of mass is decided by weighted average of individual masses. This is obtained by giving proper mass weightage to the distance. This should be clear from the mathematical expression for the location of center of mass. So क्या करते हैं यहाँ, जो center of mass है is decided by weighted average. So हमने देखा कि mass into xi divided by sigma mi. So इस प्रकार से weighted average in statistical terms हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, इनका एक weighted average ले रहे हैं right for individual masses and trying to for individual masses हम एक weighted average ले रहे हैं in short, in statistical terms, right? This is obtained by giving proper mass weightage to the distance. So mass weightage को हम distance से multiply कर रहे हैं. This should be clear from the mathematical expression for the location of center of mass. So this is called weighted average, right? हम अगर किसी भी चीज को weighted average करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सपोज किसी बैट्समैन या क्रिकेट में किसी बैट्समैन ने स्कोर किए डिफरेंट स्कोर, जैसे 20, 25, 50, 75, तो व्हाट वी डू, वी add up those numbers, right? Then add up the how many innings, right? 4. So 4 and 20 plus 25. So this is called weighted average. So इस प्रकार से हम जो weighted average करते हैं for calculating the average of any batsman's innings. So similar stuff we can use here for calculating the center of mass. सिर्फ यहाँ weighted average के लिए हम distance use करते हैं and mass. Okay. So this is similar concept like
weighted average, which we have seen in the statistical subject. So for a system of particles, the center of for a system of particles, the center of mass need not coincide with any of the particles. Okay. So ऐसा नहीं है कि अभी सपोज डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, राइट? सो हर एक का वेट अलग है, हर एक का मास अलग है, सो हर एक का सेंटर है. वी नो देयर इज सम सेंटर फॉर ईच मास. अगर जो हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, इट्स नॉट नीड टू बी अ सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, राइट? इट मे बी हियर, somewhere here, somewhere here, or somewhere here. It should not be coincident with any of this mass of center of individual masses, right? यहाँ किसी भी मास के साथ वो coincident नहीं होगा, need not coincide. Okay. While balancing an object on a pivot, the line of action of weight must pass through the center of mass and the pivot. Quite often, दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. वही सेम हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि बैलेंसिंग के लिए अगर बैलेंस करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास, ओके, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, जो भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है, इट्स ऑलवेज शुड गो थ्रू द दिस पिवट, राइट? पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पिवट. दिस लाइन ऑफ एक्शन, अगर बॉडी है, इट शुड कोइंसिड विद दिस पिवट. अगर वो बैलेंस नहीं है, इट में then it will go as a unstable, right? So हमने देखा है जो एथलेटिशियंस करते हैं, athletics people, so they will try to balance this on your fingers, right? So what they do, they will try to coincide this center of mass with your pivot point. So this is a pivot point. This may be your hand, right? So on this hand and this weight of body, they will try to adjust and they will try to move here and there so that it will be always coincident with this pivot, right? So इस body का weight जो भी stick खड़ी होती है या stick वो upward position में लेते हैं, तो वो स्टिक के साथ वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि ऑलवेज दिस फोर्स, राइट, वेट विल ऑलवेज मैच विद द पिवट. So otherwise it will become unstable, right? Center of mass of system of only two particles divides the distance between the particles in an inverse ratio of their masses. It's closer to the heavier masses, right? वो हमने देखा था कि अगर टू डिफरेंट मासेस है, तो इनका अगर हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इट विल बी नियर टू दिस हेवियर बॉडी, राइट? Now, center of mass of system of only two particles divides the distance between the particles in inverse ratio of their masses, and that is, it is closer to the heavier mass. Center of mass is a point about which the summation of moment of masses in the system is zero, right? अगर हम उनके मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट जो masses है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे around that center of mass, it will be zero. That's we have seen as the definition for the center of mass. If there is an axial symmetry for a given object, the center of mass lies on the axis of symmetry. So अगर हम एक cylindrical body consider करते हैं, तो उसका center है, right? So this axis, it is symmetrical about that axis. So always center of mass lies on this axis, okay? So that is called, hence it is called axial symmetry, and the center of mass lies on the axis. If there are multiple axes of symmetry for a given object, the center of mass is at the point of interaction, point of intersection. So वहाँ अगर हम देखना जाएंगे कि there are multiple axes, ऐसे ही different multiple axes हैं,
Suppose this type of cylindrical and there are multiple axes of symmetry for a given object, then center of mass is at the point of intersection. जो भी intersection होगा वहाँ ये center of mass हम locate कर पाएंगे. Center of mass need not to be within the body. Okay, see the photograph 4.1. So कभी-कभी जो center of mass है वो always it's not need to be in the inside the body. तो अगर हम कुछ कंसिडर करेंगे इस प्रकार की any shape, right? Any different shapes. So it's not always inside the body, right? It acts here also. So in this photograph also, we can see that this body is curved like this way, and its center of mass is here, right? So it's not inside the body. So that's what they want to explain here. Figure 4.1. Estimated center of mass of gravity of high jumper doing a Fosbury flop. Note that it is below the bar. Okay, this center of mass is below the bar. Here we can see this is below the bar. This is possible because our head and legs are much heavier than the fleshy part. So legs and this head is much heavier as compared to this part. Hence, the center of mass comes near to the near this bar, right, and outside the body. So this is possible because our head and legs are much heavier than the fleshy part. Increase in gravitational potential energy of higher jumper needs depends upon this point. Okay, increase in gravitational potential energy of high jumper depends upon this point. So इस point के ऊपर इनकी जो potential energy है वो calculate होती है या decide होती है, right? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि center of mass it's not always to be inside the body. So let's calculate another thing, center of gravity. So center of gravity of a body is the point around which the resultant torque due to force of gravity on the body is zero. So center of gravity क्या होती है? जहाँ resultant torque अभी हमने देखा था कि force, right? Resultant forces are always zero, but here resultant torque was always zero. So this is analogous to center of mass. Is weighted average of gravitational force on individual particles, right? हमने अभी center of mass पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि different forces, different resultant forces are zero around that center of mass, but in center of gravity, different resultant torque are zero. For uniform gravitational field, in simple word, if g is a constant, right, cg always coincides with center of mass. वो हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से हम सीजी ऑलवेज सॉरी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास. सो अगर हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम. Obviously, it is true for all of the objects on the earth in our daily life. Thus, in common uses, the term CG and CM are used for the same purpose. So हम अभी अर्थ पर हैं तो दोनों center of gravity and center of mass always similar stuff, right? They are considered same thing, and we are considering the uniform acceleration everywhere in the earth. Hence, center of mass and center of gravity we can take it as the same thing, right? This property can be used to determine the center of gravity of a laminar, means like lift two-dimensional objects. Sorry. In figure 4.12, a laminar object is suspended from a rigid support at two orientations. So we will consider this laminar object in two orientation, like this way and this way, 2 points, right? Lines are to be drawn on the object parallel to the plumb, there's a plumb line as shown, okay?
Plumb line is always vertical. That is parallel to line of action of gravitational force. This vertical line is always parallel to the line of action of gravitational force से हम parallel होगी. Intersection of lines drawn is the point through which the line of action of gravitational force passes for any orientation. Thus gives the location of center of gravity or center of mass. So अगर हम इसे hang करके रखेंगे तो उसका जहां से भी पास होगी तो हमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन मिल जाएगा. So center of mass is a fixed property for an rigid body in spite of their orientation. So center of mass हमेशा fix होता है for any body. Okay, for any orientation. Center of gravity may depend upon the non-uniformity of the gravitational field. In turn, it will depend on the orientation. So center of gravity जो है वो हमेशा change हो सकती है depend on the gravitational field और इसका orientation के अनुसार. For objects on Earth, this will be possible only if the size of an object is comparable to that of Earth. ओके सो अगर हम ऐसी कुछ बॉडी कंसिडर करेंगे विच हैज द सेम डायमेंशन ऑफ अर्थ, अगर that is very difficult to assume, right? So in that case we can think of there is some difference between the center of mass and center of gravity, but we know that there are no such big objects on the earth itself कि हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं इस थ्योरी को. इसलिए जनरली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम सेम ही कंसिडर करते हैं. इन सच केसेस मतलब अगर हम बहुत ही बिग अगर मास कंसिडर करेंगे समथिंग लाइक अर्थ, राइट, इन सच केसेस द सीजी विल बी स्लाइटली लोअर देन द center of mass, as on lower side of the object gravitational field is stronger. Of course we shall not come across such objects. तो ऐसे objects हमें दिखेंगे नहीं या मिलते नहीं है. Okay, so we can we have completed this chapter, laws of motion. Any question or any doubts, if you have, you can ask here. Okay, if you do not have any question or anything, you can we can stop here and we can start a new chapter next time. Okay, so have a great evening, take care, see you next time.